अगर किसी एक स्पेस का है वो है छोटे मझौले काउंटर्स का। अब सुमित और यतिन दोनों ही आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे जो आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर किस तेजी से ये स्टॉक्स टूटने लगे हैं, कितनी तेजी से, और साथ ही साथ क्या कारण है कि बाजार का बीपी हाई हो रहा है और साथ ही ट्रेडर्स का भी। सुमित, पहले तो पिछले एक हफ्ते का जो कोहराम मचा हुआ है वो कितना अग्रेसिव रहा? देखिए, नंबर्स के लिहाज से देखेंगे तो बीएससी के ओवरऑल मार्केट कैप में करीब करीब 20 लाख करोड़ ये एक नंबर है जो वाइप आउट हुआ है महज 6 सत्रों के दौरान। तो एक मासिव सेल ऑफ अगर आप ओवरऑल मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे तो वो होते हुए दिखाई पड़ी है 21 लाख करोड़, जो कि सोमवार के सत्र में 12-12.5 लाख करोड़ रुपए का एक नंबर था, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते आज में मिला के कहीं 21 लाख करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। 5 दिनों से लगातार जो मार्केट में फॉल है वो देखने को मिल रहा है। 17 अक्टूबर यानी 18 अक्टूबर से लेके अगर आप अब तक देखेंगे तो ये लगातार 5-17 जबकि मार्केट्स में एक सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा है। 17 अक्टूबर को जहां कहीं 3.29 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप होती थी, वो अब 3.09 लाख करोड़ के आसपास राउंड ऑफ कर लेंगे तो 20 लाख करोड़ और अदरवाइज 21 लाख करोड़ रुपए के आसपास का एक जो फिगर है वो वाइप आउट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये कंसिस्टेंटली अगर आप देखेंगे तो ये फॉल की साइड पे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है सेशन बाय सेशन। इसके अलावा जो एफआईएस की बिकवाली का ट्रेंड है वो भी काफी बड़ा है। एफआईएस करीब करीब 15,000 करोड़ का माल सिर्फ अक्टूबर में बेच के गए हैं। तो एक मासिव सेल ऑफ अक्टूबर के अंदर एफआईएस की तरफ से भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। ये ना केवल फ्रंट एंड इंडेक्स में आपको दिखाई पड़ेगा बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप में सीवियर कार्नेज है। मिड कैप इंडेक्स 8% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 6% नीचे अपने हायर लेवल से ऑलरेडी आ चुका है। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो ये नंबर कहीं ज्यादा बड़ा है। ये तो सिर्फ इंडेक्स के लिहाज से आप इन्हें देख रहे हैं। कुछ बड़े मिड कैप इंडेक्स जहां पर बड़ी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईआरबी इंफ्रा, कुछ ऐसे नाम है जो कि डबल डिजिट के अंदर फॉल हाल फिलहाल में दिखा चुके हैं। और लाइक वाइज स्मॉल कैप में तो एमएमटीसी ऐसे नाम जो कि करीब करीब 30% तक वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़े। तो ऐसे बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक हैं जो कि बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं। ये इंडेक्स ही इंडेक्स है जो कि 6 से लेकर 8% तक फॉल होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो क्लियरली ये इंडेक्स के हाल बेहाल होते हुए अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस और खासतौर से वो स्टॉक्स ज्यादा टूटे हैं जो ज्यादा चले भी थे। लेकिन क्या ट्रिगर है इस पूरी वीकनेस के पीछे, इस मेहम के पीछे? यतिन? तो देखिए 4-5 कारण हैं जिसके कारण बाजार में आपको प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और भारतीय बाजार ही नहीं, ग्लोबल मार्केट्स में आपको थोड़ा बहुत टेंशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो इजरायली हमास कॉन्फ्लिक्ट है उसमें पूरे के पूरे मिडल ईस्ट को घसीटने की ताकत है, जिसके कारण बाजार अभी थोड़ा बहुत वरीड है कि क्या दूसरे देश भी क्या साइड्स लेके एक मिडल ईस्ट में युद्ध करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो मिडल ईस्ट की इकोनॉमी है एक ऑयल इकोनॉमी है और कच्चे तेल पे इसका सीधा आपको इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ता है। गोल्ड के दाम की बात करें तो यहाँ आपको उछाल दिखाया। यूएस ट्रेजरी यील्ड्स की बात करें तो ये युद्ध के बाद 5% के पार चले गए हैं, जो मल्टी डेकेडल हाई पे आपको आते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो जो बढ़ती हुई ब्याज दरें हैं, बढ़ता हुआ कच्चे तेल का कोहराम है, उसके कारण ग्लोबल इकोनॉमी जो ऑलरेडी एक फ्रेजाइल मोड पे है उस पर असर होने की चिंता के कारण ग्लोबल इक्विटीज से लोग परहेज कर रहे हैं। भारतीय बाजार की स्पेसिफिकली बात करें तो एफआईएस ने यहाँ आपको लगभग 15 से 16 हजार करोड़ रुपए की इक्विटीज इसी महीने में बेची हैं। तो एफआई की सेलिंग भी बहुत भारी है कैश मार्केट्स में। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो ये 100 डे मूविंग एवरेज के क्रूशियल सपोर्ट जोन को भी तोड़ के नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ा है। तो चाहे वो टेक्निकल रीजंस हो, फंडामेंटल रीजंस हो, ग्लोबल रीजंस हो, सभी के सभी पैरामीटर्स पे बाजार जो है एकदम फ्रेजाइल मोड पे आता हुआ दिखाई पड़ा है और इंपॉर्टेंट जोन्स में अब ट्रेड करना शुरू कर रहा है। तो क्लियर ये कारण और जिस तरह से उन कारणों के चलते मार्केट्स टूटे हैं उसका उल्लेख सुमित और यतिन कर रहे थे। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। हमारे साथ अब सुंदरन म्यूचुअल फंड के सुनील सुब्रमण्यम भी जुड़ रहे हैं और उनसे पूछा जाए कि एग्जैक्टली बेच कौन रहा है। सुनील जी, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। अंडरस्टैंड आप काफी बिजी और मीटिंग्स के बीच में आपने हमारे लिए समय निकाला है। ये जो सोमवार को बिकवाली आई, डेटा पॉइंट्स में ऐसा कुछ नहीं था कि एफआईआईज या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भारी बिकवाली की, तो बेचा किसने? देखिए, बेचा ऐसा है कि इंटर कैप और इंटर सेक्टर एलोकेशन में बदलाव आई है। सो नेट जो देखता आप देख रहे हैं कि ज्यादा बिकवाली नहीं हुई, वो ऐसी नहीं कि बिल्कुल नहीं, काम पे बिकवाली हुई है, कुछ टोटल खरीदारी भी हुई है। तो वो चेंज ओवर में ये जाम आपको दिख रहा है, क्योंकि अब समझिए कि लार्ज कैप ज्यादातर एफआईएस की एक प्ले होती है और एफआईएस जब लार्ज कैप बेच रहे होते हैं तो क्या होता है कि उधर थोड़ा करेक्शन आता है तो म्यूचुअल फंड उसको खरीदने की कोशिश करते हैं, मगर उनके पास फ्रेश इनफ्लोज लार्ज कैप में नहीं आ रहे हैं, तो वो अपना मिड एंड स्मॉल कैप एलोकेशन को गिराकर
उसको शिफ्ट कर रहे हैं लार्ज कैप में। तो क्या होता है कि आपको फ्लोटिंग स्टॉक मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत कम होता है ना, तो 1 रुपया अगर आपको स्मॉल कैप से निकलकर या मिड कैप से निकलकर लार्ज कैप में जाता है तो लार्ज कैप में थोड़ा सपोर्ट मिल गया, मगर मिड कैप और स्मॉल कैप में जरूर ज्यादा गिरावट आएगी क्योंकि लिक्विडिटी इतना कम है। तो ये रिलोकेशन हो रहा है क्योंकि पिछले 3-4 महीने में डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ने जब लार्ज कैप्स बढ़ रही थी क्योंकि एफआईआईज खरीद रहे थे, तब उन्होंने लार्ज कैप को बेचते हुए अपना मिड एंड स्मॉल कैप एलोकेशंस को बढ़ा दिया था। आप डाइवर्सिफाइड फंड्स की देख लिए, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, डाइवर्सिफाइड, ऐसे ही फंड्स ने मिड एंड स्मॉल कैप की एलोकेशन बढ़ गई थी जब लार्ज कैप्स में खरीदारी हो रही थी एफआईआईज की। अब रिवर्स हो रहा है, अब जब एफआईआई थोड़ा बहुत बेच रहे हैं तो जो फ्रेश मनी जो नहीं आ रही है उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप में ही एसआईपी फ्लोज आ रहे हैं ज्यादातर। तो इसलिए जो आप देख रहे हैं कि ओवरऑल इक्वली नहीं, नंबर्स ऑफ फ्लोस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी वॉलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा है। और ऐसी स्थिति थोड़ी बहुत दिन के लिए कंटिन्यू हो सकती है क्योंकि अभी भी 1 ईयर फॉरवर्ड पी में देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप लार्ज कैप के खिलाफ आप देखेंगे तो 10 से 12% प्रीमियम में ही चल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत एक करेक्शन वो जो शॉर्ट टर्म में आ सकती है इस चीज के कारण। सुनील जी, आपके मुताबिक इस करेक्शन में, इस डिप में, और पॉसिबली अगर कुछ अगले महीनों में या फिर 15 दिन में, 20 दिन में और अगर आता है तो क्या बैंक निफ्टी लीड कर सकता है? इसके प्रमुख 2 कारण क्या लगते हैं आपको? एक तो कच्चा तेल जो कि बहुत तीव्र गति से ऊपर आ रहा है और वो आ भी सकता है, और दूसरा ये इस बार की अर्निंग्स कैसी लगी है आपको? मोटा मोटी जितने भी बैंकों ने अब तक नतीजे दिए उसमें एक बात तो क्लियरली विजिबल है, और कुछ हो ना हो लेकिन एनआईएम्स में एक सब्सटेंशियल डिप है 20, 18, 25 बेसिस पॉइंट्स का। इन दोनों फैक्टर्स को आप कैसे देखते हैं और क्या यही ट्रिगर करेगा बैंक निफ्टी के फॉल को आपके मुताबिक? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि जो इनिशियल निम का एक्सपेंशन हुआ वो था बेसिस ये कि कोविड के टाइम में जो एक्सट्रीम फॉल हुआ इंटरेस्ट रेट में, उसमें बैंकों ने बहुत एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को एड ऑन कर दिया, चाहे वो मसाला बॉन्ड के थ्रू, चाहे वो लॉन्ग टर्म एफडीज के थ्रू। तो इनिशियली जो भी लोन ग्रोथ हुई तो नेचुरली उनको आरबीआई रेट हाइक में उनका निम्स बढ़ रहे थे। सेकेंड, जो मॉरेटोरियम में दिया गया था कोविड के टाइम में वो सब रीप्राइस हुए थे हायर में। अब क्या हुआ कि वो जो पैसा उन्होंने उठाया था उसको ज्यादातर अभी उन्होंने डिसबर्स कर लिया है। अब फ्रेश जो डिपॉजिट एक्रीशन हो रहा है वो नेचुरली एट हायर रेट्स में हो रहा है, और नेचुरली निम्स आपको लेंडिंग रेट उतने नहीं बढ़े हैं क्योंकि ऑलरेडी वो इनिशियल बढ़त हो गया, तो निम्स गिरना तो एंटिसिपेटेड था। क्या नहीं हो रहा है बैंक में कि जो लोन बुक की ग्रोथ आके, क्योंकि हर चीज में होती है प्राइस इनटू क्वांटिटी ना, तो बैंक के प्रॉफिट में होती है नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनटू लोन बुक ग्रोथ। वो लोन बुक ग्रोथ इतनी जबरदस्ती से नहीं बढ़ रही है जितना उम्मीद था, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स अभी भी उतना शुरू नहीं हुआ, मगर ये जस्ट वक्त की बात है। अब अगले 12-18 महीने में मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट के इंफ्रा के साथ प्राइवेट सेक्टर भी जुड़ जाएगा, तो अल्टीमेटली लोन ग्रोथ आके ओवरऑल आपको एक ईपीएस ग्रोथ बैंक में देखे तो अच्छी तरह बढ़ेगी। तो ये शॉर्ट टर्म में जो निम का एक करेक्शन है वो एक्चुअली कोई डरने वाली बात नहीं है मेरे लिए। एक्चुअली आप देखें तो एफआईआईज एक्चुअली गुड क्वालिटी बैंक्स को खरीदेंगे इस वक्त में, तो मैं ज्यादा फॉल बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि बाइंग सपोर्ट भी उसमें आएगी, बिकॉज ओवरऑल 35% ऑफ इंडेक्स है। तो जो भी पैसिव फंड्स आते हैं जैसे एमएससीआई इंडिया के ईटीएफ्स आते हैं, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट में जो हमारा एलोकेशन 15% है वो ईटीएफ्स आते हैं, वो जरूर बैंकिंग स्टॉक को खरीदारी करेंगे, तो एक सपोर्ट मिलेगा। सेकंड, डोमेस्टिक में भी कॉन्फिडेंस है क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ ही बैंक्स की ग्रोथ होगी, तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स जरूर बैंकिंग को खरीदेंगे जैसे भी करेक्शन आता है। तो मैं ज्यादा थोड़ा वॉलेटिलिटी देख रहा हूँ मगर बैंकिंग का बहुत बड़ा करेक्शन नहीं देख रहा हूँ। सपोर्ट, बाइंग सपोर्ट डाउनसाइड लेवल्स में मिलेगी जरूर। ये तेल के दाम की बढ़त है जो वो उतना बैंकिंग सेक्टर को नहीं अफेक्ट करेंगे जितने अपने कमोडिटी यूजर्स है, जैसे ऑटो सेक्टर, उन सेक्टर में थोड़ा बहुत उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ सकता है। सेकेंड, ओवरऑल इन्फ्लेशन, क्योंकि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जितना हद तक गवर्नमेंट के हाथ में एक्सेस ड्यूटी कट करके डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को प्रोटेक्ट कर सकती है या फिर विंडफॉल टैक्स लगा के अपने अर्निंग्स को प्रोटेक्ट करती है, ये डिसीजन गवर्नमेंट लेगी तो रिटेल इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आएगा, तो आरबीआई की पॉलिसी में थोड़ी बहुत ये होगी। और एक तीसरी बात यहाँ पे है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यूएस की जीडीपी डेटा जैसे ही अच्छी आ रही है तो एक डर है कि इंटरेस्ट रेट्स हायर फॉर लॉन्गर रहेंगे, तो जो हेज फंड शॉर्ट टर्म टैक्टिकल एलोकेशन करते हैं इंडियन मार्केट में वो उधर बोरो करके करते हैं, तो उनकी बोरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, तो नेचुरली इंडिया एलोकेशन में थोड़ा दबाव आ सकता है। और फाइनली मैं कहूंगा कि अगले 2 महीने में आपको थोड़ी बहुत हेज फंड में प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि दिसंबर एंड के अंदर उनको अपना
प्रॉफिट बुक करके अपना बोनस शोनस उठाना है। तो ये एक सेलिंग प्रेशर भी एक एडेड है, क्योंकि सभी मार्केट देखें तो इंडिया मार्केट में ही सबसे बेहतर रिटर्न बना है। प्रॉफिट कहाँ पे बुक होगा? जहां पे रिटर्न बना है ना। तो इस चीज के कारण इंडियन मार्केट में थोड़ी हाइटेंड वॉलिटिलिटी अगले 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए मैं देख रहा हूँ इस चीज के कारण। चलिए, तो दिसंबर अंत तक थोड़े जो है वो लिक्विडेशन की पॉसिबिलिटीज हैं, हेज फंड्स द्वारा भी अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो आई थिंक थोड़ा डाउनसाइड खो सकते हैं। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना